दोस्तों, आज पेश है जासूसों का जासूस। ये कवर चित्र दोस्तों। मदन सेंट्रल लाइब्रेरी में काम करता था। उसका काफ़ी काम दिलचस्प था। लाइब्रेरी में बहुत से मेंबर किताबों को पढ़ने के लिए ले जाते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पढ़ने के बाद किताबें लाइब्रेरी में वापस नहीं करते थे। ऐसे मेंबरों की लाइब्रेरी में किताब को वापस लाना मदन की जिम्मेवारी थी। सुबह 8 बजे मदन लाइब्रेरी में प्रविष्ट हुआ, ठीक समय पर। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मदन, आज तुम्हें 3 मेंबरों की किताबें वसूल करने जाना है। ओके। मुझे उन तीनों के नाम, पते और किताबों, वह किताब भी वह लेकर गए हैं उनकी लिस्ट बना दीजिए। वही बना रही हूँ, तुम आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतने में यह जासूसी उपन्यास पूरा कर लूँगा। कल मैंने पढ़ते पढ़ते वो छोड़ दिया। तुम जासूसी उपन्यास पढ़ने का इतना शौक है कि क्या जासूस बनना चाहते हो? जासूस तो मैं हूँ ही। अगर मौका मिल गया तो अपनी जासूसी के नाम पैदा करूँगा मैडम। और उधर पुरानी बस्ती में स्थित एक मकान में 3 खतरनाक बदमाश एकत्रित। तीनों किसी लूटने की योजना बना रहे थे। तीनों का लीडर, उसका नाम सिकंदर था, वह इस वक्त कह रहा था, आज दोस्तों हम सेठ जगन्नाथ को लूटने चलेंगे। बाबू नामक वह गुंडा खुश होकर बोला, बड़ा अच्छा शिकार ताड़ा है तुमने उस्ताद। जगन्नाथ के पास बहुत दौलत है, सुना है वह लाखों के हीरे एकत्रित कर रखे हैं। हाँ सेठ बहुत कंजूस आदमी है, मुझे पता चला है उसके पास बहुत अधिक धन है। तीसरा बदमाश टीटू बोला, लेकिन उसके उसने अपने धन की सुरक्षा प्रबंध भी किया हुआ होगा। यही तो हैरत की बात है, सेठ के घर में कोई नौकर तक नहीं है। किसी घर में उसकी पत्नी और खुद रहता है, तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। उम्मीद तो है अगर हम कामयाब हो गए तो आज शहर छोड़ देंगे और जल्दी तैयार हो जाओ। अपना हुलिया शरीफ जैसा बना लो। 10 मिनट बाद तीनों तैयार हो गए। हाँ हाँ, सचमुच हम शरीफ आदमी लग रहे हैं। गोली गाली मत दे यार। हाँ हाँ हाँ। बाबू तुम ड्राइवर करो। अच्छा। तेजी से वैन मंजिल की ओर रवाना हुई। लाइब्रेरी में उपन्यास का अंतिम पृष्ठ पढ़े तभी मदन, लिस्ट बना दी है, 2 मिनट में आता हूँ। अभी समय नहीं है, किताब बाद में पढ़ लेना, जल्दी आओ। उप सारा मजाक किरकिरा कर दिया। 5 मिनट 5 पृष्ठ बाकी थे। लिस्ट दिखाओ। यह रही। तीनों किताबों की के साथ साथ जुर्माना भी वसूल करके लाना है। मदन ने लिस्ट लेकर मिसेस जगन्नाथ, कोठी नंबर 45। हाँ मैडम, 2 महीने पहले किताब लेके गई थी, आज तक नहीं लौटाई। कमाल है, कोठी में रहती है, लाइब्रेरी की किताब चोरी करती है। धनवान लोगों की नीयत इतनी खराब क्यों हो गई मैडम? यह तुम मिसेस जगन्नाथ से जाकर पूछना। जाओ अपना काम करो। उधर मिसेज जगन्नाथ नाश्ते की टेबल पर। रे यह 2 अंडों की आमलेट क्यों बना ली? एक अंडा ही काम चला लेते। हद हो गई तुम्हारी कंजूसी की, बस हर समय पैसा बचाने की सोचा रहते हो। अगर न सोचता तो इतना पैसा कैसे जमा करता? मगर डियर, इतने धन का क्या करोगे? भगवान ने हमें संतान भी नहीं दी है, हमारे बाद कौन संभालेगा इन पैसों को? अभी हम कौन से मर गए? जाओ चाय बना लाओ। और बाहर से सिकंदर के दरवाजे की घंटी बजाई। सुबह सुबह कौन आ गया? मैं जाकर देखता हूँ, कोई मित्र हुआ तो नाश्ता करवाना पड़ेगा, सुबह सुबह चूना लग जाएगा। और जगन्नाथ ने दरवाज़ा खोला। अरे अरे, आप कौन लोग हैं? आप अपना टीवी ठीक करने आए हैं मिस्टर जगन्नाथ? टीवी? मगर टीवी की तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर हाँ उसे खराब कर देंगे। यह क्या है? चलो अंदर। भीतर घुसकर जगन्नाथ बाबू दरवाज़ा बंद कर दिया। मिस्टर जगन्नाथ शोर मचाने के लिए मुंह खोला। चुप, आवाज़ निकाली तो भेजा उड़ा दूंगा। तुम क्या चाहते हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा। पहले यह बताओ घर में इस वक्त कौन है? मैं और मेरी पत्नी। तो फिर आवाज़ देकर बुलाओ। सुनो जरा, इधर आओ। जगन्नाथ ने घर आवाज़ दी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आई आई। अरे चुप हो वरना गोली मार दूंगा। मिसेज जगन्नाथ स्वयं का चुप हो गई।
बाबू ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिए। मिसेज अमरनाथ, अगर तुम अच्छे मेजबान की तरह मेरे ड्राइंग रूम में ले चलो, बाकी बातें हम वहीं बैठकर करेंगे। मेरा दोस्त ठीक कह रहा है। उधर ड्राइंग रूम में मिसेज जगन्नाथ को इधर सोफे पे बैठा दो, इसकी खोपड़ी पर रिवॉल्वर लगा कर खड़ी रहना। तुम इसी कुर्सी पे बैठो अमरनाथ। तुम क्या करना चाहते हो? हम तुम्हारी तिजोरी साफ करना चाहते हैं सेठ। अगर शराफत से अपना सारा धन हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर इनकार करोगे तो हम पति पत्नी को जान से मार देंगे। नहीं, प्लीज जगन्नाथ, अपने मुंह पर काबू रखो। अगर तुम्हारे मुंह पर आवाज़ निकली तो तुम्हारे मेरा दोस्त खोपड़ी में सुराख कर देगा। कुछ नहीं नहीं, मेरी पत्नी को कुछ मत कहना। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम है। यह बहुत अच्छी बात है। ज़रा तुम अपनी तिजोरी के दर्शन कराओ। कहाँ है तिजोरी? मेरी कोई तिजोरी नहीं है। सिकंदर ने तेजी से हाथ घुमा, हरकत में आया। तड़ाक। बोलो, तिजोरी है या नहीं? नाथ, यह लोग हमें जान से मार डालेंगे। जो चाहे इन्हें दे दो, करने दो। तुम्हारी पत्नी कितनी समझदार, इनकी बातें मान लो वरना जान से जाओगे। तिजोरी कहाँ है? मेरे बेडरूम में। चलो, मैं तिजोरी को देखने जा रहा हूँ। तुम लोग इसका ख्याल रखना। और जगन्नाथ तिजोरी को धकेलते हुए बेडरूम में ले आया। आह, तिजोरी! ओह, तिजोरी तो बहुत जानदार है। सुना है तुम लोगों को रकम देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये होंगे। सेटअप, तिजोरी खोलो, हमें जो कुछ है खुद ले लेंगे। जगन्नाथ ने दुखी मन से तिजोरी खोली। यह क्या? फाइलें ही फाइलें। मेरा कारोबार के कागजात हैं। पीछे हटो, मैं देखता हूँ। और सिकंदर ने फाइलों को निकालने और फेंकनी शुरू कर दी। है क्या कबाड़ा भरा है? अरे इसे फेंको मत। और पूरी तिजोरी खाली करने के बाद नोट दिखाई दिए। उपी है, बहुत कम है, 5,200 हैं। और रकम बहुत रकम कहाँ है? मेरी जानकारी के मुताबिक तुम्हारे पास 10 लाख तक के हीरे थे। नहीं नहीं तो तू ऐसे नहीं मानेगा। डिशू डिशू। सिकंदर ने अमरनाथ को बुरी तरह धतियाता हुए ठोकरे मारते हुए पूरी तरह ड्राइंग रूम में लाया। आ क्या हुआ उस्ताद? इसकी तिजोरी में सिर्फ 5,000 रुपये मिले हैं। असली माल इसने छुपा रखा है। क्यों बेलात? कहाँ है माल? इन्हें मत मारो प्लीज। अगर तुम लोग हमें अपनी दौलत का पता नहीं बताया तो तुम दोनों की गर्दन काट डालेंगे। नाथ, इन्हें बता दो। गर्दन दबा साला। आह गुर्र। ठहरो उस्ताद, मेरे विचार से यह गलत जगह कोशिश कर रहे हैं। इसकी पत्नी का बहुत प्रेम है। गुड आइडिया। सिकंदर ने जगन्नाथ को धक्का देकर गिरा दिया। और उसकी पत्नी को इधर लाओ मेरे पास। नहीं नहीं, उसे कुछ मत कहना, वह औरत है। तो बता, माल कहाँ छिपा कर रखा है? नाथ, दौलत हमारी जान की कीमत नहीं। बता दो इन लोगों को। नहीं तो तो फिर तमाशा देखो। सिकंदर ने रिवॉल्वर जेब में रख कर खंजर निकाल लिया। सबसे पहले मैं तेरी पत्नी के कान काट कर तुम्हें पेश करता हूँ। नाथ, बचाओ बचाओ। और जब सिकंदर ने खंजर जगन्नाथ के कान पर रखा। ठहरो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। आ गए ना रास्ते पर? बताओ माल कहाँ है? पत्नी के खतरे में देखकर सिकंदर जगन्नाथ को सच बोलने का फैसला कर लिया। मैं तुम्हें सारी दौलत बैंक में जमा के लाकर में जमा है। सच बोल बे। यह हमें टाल रहा है उस्ताद। मैं सच बोल रहा हूँ, सारी दौलत बैंक लाकर में रखी है। हाँ हाँ, यह ठीक कह रही है। अगर यह सच है तो तुम्हारे साथ बैंक चलना होगा सिकंदर, और लाकर से रकम निकाल कर हमें देनी होगी। मगर उस्ताद, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बाबू। यही मैसेज अमरनाथ के पास रुको। हम लोग इसे लेकर बैंक जाएंगे। मगर बैंक जाकर हमारे साथ धोखा किया तो हमें गिरफ्तारी करा दिया तो हाँ, पत्नी के गले गोली मार सकते हो। यहाँ टेलीफोन नंबर नोट कर जाऊंगा। बैंक में जाकर सब कुछ ठीक रहा तो फ़ोन कर दूंगा, तब तुम हमारे पास आ जाना। ठीक है? और मिस्टर जगन्नाथ,
तुम हमारे साथ चल रहे हो। हम लोग तुम्हारी गाड़ी में चलेंगे, बैंक में तुम्हारे साथ जाऊंगा, वहाँ तुम सारा माल ला कर निकाल कर मुझे दोगे। याद रखना, तुमने कोई गड़बड़ी की तो हम गोली मार सकते हैं। तुम्हारी पत्नी की जान तो पहले ही बाबू के हाथ में होगी, समझ गए ना? समझ गया। तो फिर चलो, ब्रेकेट साथ ले चलो, जिसमें तुम माल भर कर देंगे। तो फिर ज़रा फ़ोन नंबर नोट कर लो। सिकंदर और टीनू जगन्नाथ को लेकर चले गए। सुनो मैडम, तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ, मेरे साथी फ़ोन नहीं आ जाता तुम तो अपनी जगह से नहीं हिलोगी। शोर मचाने को चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगी। मिसेज जगन्नाथ कुर्सी पर बैठ गई। मैं यहाँ बैठता हूँ। और मदन लाल को 10:30 बजे कोठी नंबर 45 के सामने रुका। यही कोठी है। और भीतर प्रवेश करके उसने मुख्य द्वार की घंटी बजाई। कोई आया है। शायद वह लोग वापस आ गए। नहीं, वह इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते, कोई और आया है। मैं जाकर देखूं? दरवाज़ा तो देखना ही पड़ेगा। तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। जो कोई भी आया है उसे अंदर आने के लिए न कहना, बाहर से ही टाल देना। मैं रिवॉल्वर लिए तुम्हारे निकट ही रहूँगा। अगर तुमने कोई इशारा करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। और बाबू मिसेज जगन्नाथ के पीछे दरवाज़ा दरवाज़ा तक आया और दरवाजे के निकट दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। कई बार घंटी बजाने के बाद दरवाज़ा नहीं खुला। मदन ने पलटकर पार्च में खड़ी वैन को देखा। टीवी रिपेयर करने वाले गाड़ी, मगर यहाँ तो मैकेनिक आया हुआ है। मिसेज जगन्नाथ घर पर ही होंगी, फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? तभी, आप कौन हैं? मैं मुझे मिस्टर जगन्नाथ से मिलना है मैडम। मैं ही हूँ। ओह, गुड मॉर्निंग मैडम। मैं सेंट्रल लाइब्रेरी से आया हूँ। 3 महीने पहले आपने जो किताब लेकर गई थी वही लेने आया हूँ। मदन अपनी जेब से परिचय पत्र निकाला। ओह, आप वह किताब लेने आए हैं। मुझे अफसोस है, वह किताब वापस करना भूल गई। तो फिर मुझे वही किताब दीजिए। आप थोड़ी देर अब रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। बड़ी बदतमीज औरत है। दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बैठने तक नहीं कहा, कह रही। मिसेज जगन्नाथ ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, यह क्या मूर्खता कि तुमने वापस जाने को क्यों नहीं कहा? मैं वह किताब लाकर उसे देती हूँ, वह चला जाएगा। और मदन क्रोध में भरमाता हुआ 5 मिनट फिर दरवाज़ा खुला और मैडम महसूस किया कि दरवाज़ा खोलते हुए महिला के होठ हिले मगर आवाज़ नहीं निकली। और दूसरी बार उसके होठ हिले और किताब निकाली। यह लीजिए किताबें, यह लीजिए अपनी किताबें। और मदन जैसे ही किताब पकड़ी, जगन्नाथ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे, बात तो सुनिए मैडम। औरत, पागलपन की हद है। बदतमीजी। मैंने उसे किताबें चेक भी नहीं की और फिर जुर्माना वसूल करना है। इससे पहले दरवाज़ा बंद कर दिया। क्रोध से भनभनाते हुए घंटी दोबारा बजाई। तुरंत ही दरवाज़ा खुला। इस बार फिर मदन ने मिसेज जगन्नाथ की होठ हिलते देख मगर आवाज़ नहीं सुनाई दी। दूसरी बार दूसरी बार आवाज़ सुनाई दी। क्या? अब क्या है? आपने इन किताबों के समय पर न लौटाना, जुर्माना भी देना पड़ेगा मैडम। कितना? 16 रुपये 80 पैसे। अभी लाती हूँ। मैडम कुछ भयभीत लग रही हैं। और तीसरी बार दरवाज़ा खुला। उसने मदद के रूप में जगन्नाथ के होठ हिले और आवाज़ फिर भी नहीं आई। कुछ कहना चाहती हैं? फिर वह कुछ पूछता इससे पहले, यह लीजिए 17 रुपये। और तुरंत ही दरवाज़ा बंद हो गया। क्या मुसीबत है? किताबें को किताबें और पैसे। मदन की कोठी से बाहर निकला। मिसेस जगन्नाथ देखने में तो सभ्य लगती है, लेकिन उनकी बदतमीजी के साथ परिचय के साथ वह कुछ घबराई हुई भी थी। सड़क पर पहुंचते हुए वह बस की प्रतीक्षा में खड़ा था। तभी मिसेज जगन्नाथ के विषय में सोच रहा था। 3 बार उसने एक अंदाज में होठ हिले मगर आवाज़ नहीं निकली। उस होठों का हिलने उसकी आदत या उसने कुछ कहना चाहती थी? उसने उसी अंदाज में कई बार अपने होठ हिलाए।
अपने मुंह से शोर निकाला, डाकू, और वह उछल पड़ा। हे भगवान, क्या क्या डाकू कहना चाहती थी? और घर में डाकू घुसे हैं जिसके वह भयभीत है। अगर ऐ अगर उसके घर में डाकू घुसे हुए हैं तो उसकी मदद करना चाहिए, वरना दोबारा जाकर देखना था मामला क्या है। जासूस बनने का शौक उसमें, और कुछ सोचने वह वापस कोठी की ओर चला गया। यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही है। इस बार जैसे ही दरवाज़ा खोलेगी मैं खुद सवाल करूँगा। और उसने 5-6 घंटी बजानी पड़ी। तभी बाहर आकर पीछे का दरवाजे से चाप सुनाई दी। पीछे बाहर वह थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया। आ रही है। दरवाज़ा खुला। क्या बात है? ओह, यह तो वह नहीं है। इस इस तरह घर में इस तरह क्या कर रहे हो? बोलो, क्या काम है? मुझे मिसेस जगन्नाथ से बात करनी है। मैं सेंट्रल लाइब्रेरी से आया हूँ। मिस्टर जगन्नाथ इस समय व्यस्त है। मुझे बता दो, क्या काम है? यह आदमी के चेहरे से शरीफ नहीं लगता, कुछ घबराया हुआ भी है। आखिर मामला क्या है? मैं उन्हीं से बात बताऊंगा। और फिर उसे शाम तक आना आना। अब जाओ, मेरी बात सुनो। तुम कौन हो मिस्टर? कोई डाकू हो? यह क्या बदतमीजी है? पीछे हटो। मदन ने महसूस किया उसकी बात सुनते ही व्यक्ति के हाथ जेब की ओर गया। यह शायद हथियार निकालना चाहता है। और स्वयं किसी उपन्यास का हीरो समझते हुए 2 कदम पीछे हटा। और फिर फौरन ही टक्कर मारने से पूरी शक्ति से आगे बढ़ा। और बाबू, उसका इशारा भाप कर फुर्ती से दरवाज़ा खोल दिया और एक तरफ हट गया। और घुसते उसने भीतर घुसने के बाद अपनी टांग अड़ा दी। आह! और संभल कर, इससे पहले बाबू दरवाज़ा बंद करके झटकने लगा दी। कौन है? तुम कौन हो? अचानक ही बाबू ने छलांग लगाई। और फिर मदन ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबू ने उसका वार अपने हाथ पे रोक लिया। और मदन पीड़ा से दोहरा हो गया। बाबू ने दूसरा वार किया और फिर नीचे गिर पड़ा। बाबू ने उसकी टांग पकड़ी और खींचता हुआ ड्राइंग रूम में ले गया। मदन को पता नहीं था कि कितनी देर तक बाद होश आया, लेकिन होश में आने से सबसे पहले उसने अपना सिर में दर्द की लहर महसूस की। ओ आह! और कुछ ही देर बाद उसका दिमाग सोचने योग्य हुआ तो उसकी नज़र कमरे में दूसरे कोने में पड़ी। वो मिसेस जगन्नाथ बेबसी के साथ देख रही थी। यह आपको बांध दिया गया है क्या? वह डाकू है? गुर्र। मिसेस जगन्नाथ की नाक और मुंह से विचित्र आवाज़ निकली। ओ, इसका मतलब मुंह बंद है। अच्छा, सिर से इशारे में एक बात बताइए, वह डाकू आपके घर में है? जगन्नाथ ने जोर से गर्दन डाकू घर में ही है, जगन्नाथ ने में हिला दी। इसका मतलब कि वह दोनों बांध कर फरार हो गए। अच्छा, मैं शोर मचाऊं तो क्या यहाँ मेरी आवाज़ बाहर पहुँच सकती है? मिस्टर जगन्नाथ ने के इनकार में सिर हिलाया। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हम दोनों को आपस में बातचीत करना जरूरी है। आप अपना मुंह पर टेप उतार सकती हैं? मिस्टर जगन्नाथ जोर से गर्दन हिलाई। और अच्छा, मैं आपके निकट आने की कोशिश करता हूँ। मदन के पांव फरस तक पहुँच रहे थे। उसने पांव फरस पर जमा कर अपना सारा वजन उन पर डाला और मेंढक की तरह उछलना शुरू कर दिया। हर झटके के बाद कुछ इंच सरकता वह, और लेकिन कोशिश जारी रखी। आखिरकार मिसेज जगमोहन के निकट पहुंच गया। अब आप अपने चेहरे को मेरी तरफ झुकाइए। और मदन ने ने भी अपना चेहरा आगे किया। और आखिरकार मदन ने अपने होठ मिसेज जगन्नाथ के गाल तक पहुंच गए और उसने टेप का कोना पकड़कर दांतों से पकड़ लिया और झटके से पीछे खींचा। एक
सिसकी के बाद मिसेज जगन्नाथ के मुंह से रूता हुआ स्वर निकला, मेरे पति डाकू उनके साथ ले गए हैं। ले गए हैं क्या? वह कोई डाकू थे? हाँ, 3 थे। 2 डाकू पहले ही मेरे पति को ले गए और तीसरा जिसने तुम्हें बेहोश किया वह मेरी निगरानी के लिए यहाँ रुका हुआ था। अभी 10 मिनट पहले ही यहाँ से गया है। 10 मिनट पहले गया है। मिसेज जगन्नाथ ने जल्दी ही संक्षिप्त में मदन को पूरी बात बताई और अंत में कहा, वह डाकू जब तुम्हें बांध रहे थे तो उनका फोन आ गया। फोन में दूसरी तरफ से कहा गया, जिसे सुनकर तुरंत ही वो यहाँ से चला गया। वो तो जल्दी ही मेरा मुंह खोल ओ तो वह जल्दी से मेरा मुंह खुला छोड़ गया। फोन न आता तो शायद मेरा मुंह भी बंद करके जाने का मतलब अपने आपके पति ने उनके साथी को रकम दे दी है। फिर तो मेरे पति कुछ देरी में पुलिस के साथ यहाँ पहुँचते होंगे। अगर उन्होंने आपके पति को छोड़ा होगा तो पहुँचते होंगे। मेरा विचार है कि डाकू अपने साथ ले गए होंगे और ऐसी जगह ले जाकर छोड़ेंगे जहाँ पुलिस को सूचना न दे सके। फिर मदद के लिए शायद आया तो वह चौंकते हुए बोला, मैंने आपके दरवाजे पर टीवी रिपेयरिंग वाली कंपनी की एक गाड़ी खड़ी देखी, क्या वह आपकी है? नहीं, शायद डाकुओं की होगी शायद, क्योंकि दोनों डाकू हमारी गाड़ी से गए हैं और अपने तीसरे साथी के लिए अपनी गाड़ी छोड़ गए थे। वह जब वह डाकू बाहर गया तो मैंने गाड़ी स्टार्ट होने की मदद सी आवाज़ सुनी, शायद उसी वैन की थी। हाँ, वह वैन उसी वैन की से गया होगा। तो फिर तब क्या करें? घर हमारे घर में कोई आता जाता भी नहीं, कौन खोलेगा हमें? मदन की नज़र कोने में रखे फोन पर जम गई। आपको आपको इस पूरा आपके इस पुश बटन फोन को देखता हूँ, एक तरीके सूझी है, पुलिस को फोन करने की कोशिश करता हूँ, मगर मगर तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं। और उत्तर देने की बजाय मदन इस बार फिर मेंढक की तरह उछलते हुए फोन तक बढ़ा, लेकिन इस बार एक बार जोर से झटका दिया, कुर्सी उल्ट गई बीच में, ओह, बाल बाल बच गया। और फिर संघर्ष करने के बाद वह फोन की मेज तक पहुंचने में सफल हो गया। यहाँ तो आ गया। फिर उसने चेहरा मेज पर रखे फोन पर झुकाना शुरू कर दिया। और बड़ी कठिनाई के बाद रिसीव क्रेडिट से नीचे गिराने में सफल हो गया। चेहरे उसका चेहरा फोन के निकट कान डाल्टन सुनने लगा। जब उसने फोन के बटन दबाकर पुलिस को इमरजेंसी नंबर मिलाना था, इस काम के लिए उसने अपने नाक का इस्तेमाल किया। काम बड़ा मुश्किल था, बटन दबाने में अपना पूरा शरीर खींचना पड़ा, और लेकिन वह कोशिश करता रहा। 0 और आखिरकार 100 नंबर मिलाने में सफल हो गया। और फिर ध्यानपूर्वक दूसरी ओर घंटी बजने की आवाज़ आ रही थी। कुछ क्षण बाद रिसीवर से मध्यम आवाज़ भी उठी, यस पुलिस हेडक्वार्टर। उसने तुरंत बोलना शुरू किया, इमरजेंसी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं बीच में टोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय शायद आपकी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा। मैं एक डाके की सूचना देना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिए। इतना कहकर वह सांस लेने के लिए रुका। फिर उसने कहना शुरू किया, मैं लिंक रोड 45 नंबर कोठी से बोल रहा हूँ। यहाँ कोठी की मालकिन के साथ कैद हूँ। 2 डाकू कोठी के मालिक के साथ शंकर रोड पर स्थित सिटी बैंक में लाकर लूटने जा चुके हैं। उनका एक साथी जिसने हमारे बांध कर यहीं छोड़ दिया, 15 मिनट पहले निकला है। कुछ में ये देर में वह दो वह दो और साथियों के साथ शहर के भाग में मिलेगा। वह डाकू काले रंग की वैन चला रहा है। वैन मॉडर्न टीवी रिपेयरिंग कंपनी लिखा हुआ है। आप लोग वैन को ढूंढ लीजिए, हमें यहाँ से मुक्त कराइए। ऑपरेटर ने पूरा संदेश सुन लिया और उसकी शहर में फैली
300 से अधिक पुलिस पेट्रोल गाड़ियों को ये संदेश प्रकाशित कर दिया। इमरजेंसी काली वैन में मॉडर्न टीवी रिपेयरिंग लिखा हुआ है, उसकी तलाश की जाए। उनमें एक या फिर 3 डाकू सवार होंगे। वैन शंकर रोड पर स्थित बैंक से स्टार्टिंग प्लांट प्रमाण कर की जाए। तुरंत ही पूरे शहर की पुलिस दौड़ने लगी। हेलो हेलो, ब्लैक वैन जहाँ भी दिखे तुरंत ही रोक लिया जाए। और फिर पुलिस की कुछ गाड़ियाँ कुछ ही मिनटों में मिस्टर जगन्नाथ की कोठी पर पहुंची और मिस्टर जगन्नाथ तथा मदन जल्दी ही बंदों मुक्त कर दिया गया। क्या डाकू पकड़े गए, उनकी तलाश जारी है। और मिसिज जगन्नाथ की बात मानने के बाद इंस्पेक्टर वायरलेस पर मिस्टर जगन्नाथ का हुलिया और उसकी गाड़ी का मॉडल तथा नंबर प्रकाशित कर दिया गया। 5 मिनट बाद जगन्नाथ की गाड़ी सिटी बैंक के निकट एक लेन में खड़ी मिली। यही रही गाड़ी। और गाड़ी में तो कोई नहीं है, यह खाली है। शायद इसमें मिस्टर जगन्नाथ के साथ साथ ले गई हूँ। एक सिपाही की नज़र डिग्गी पर पड़ी। सर, डिग्गी का ढक्कन पूरा बंद नहीं है, खोल कर देखो। और डिग्गी खोल कर, ओह लाश! अरे यह तो जीवित है। डाकू ने बेहोश करके डिग्गी में डाल गए। एम्बुलेंस को बुलाओ। और हाईवे पर निगरानी कर रहे थे। एक पीसीआर ने ब्लैक नंबर की वैन देखी। अरे, ब्लैक वैन आ रही है। और पुलिस ड्राइवर तुरंत ही अपनी गाड़ी को सड़क के बीच में ले गया। पुलिस की गाड़ी को देखकर वैन झटके से रुकी और फिर ड्राइवर स्टीयरिंग डालकर गाड़ी को रिवर्स गियर डालकर उल्टा भगाना शुरू कर दिया। अरे, वह तो भाग रही है। और कुछ आगे जाकर वैन कच्ची सड़क पर टर्न किया। पुलिस जीप निकट पहुंचकर सारी गाड़ियों को सावधान कर दिया गया। बहुत सी गाड़ियां हाईवे की ओर दौड़ी आ रही थी। वैन का पीछा कर रही पुलिस जीप इंस्पेक्टर निर्देश के प्रकाशित किया। काली वैन हमें 300 गज आगे जा रही है। उसका रुख जमालपुर जाने वाले मार्ग पर है। इस वक्त जमालपुर में 8 किलोमीटर दूर पर आधा किलोमीटर के बाद चौराहा है, उसे घेरने की कोशिश की जाए, अच्छा होगा। और चौराहे पर वैन आसानी से घेर लिया। और डाकू को मुकाबला करने का उतार कर भागने का अवसर भी नहीं मिला। हैंड से बाहर निकलो। वैन के भीतर ब्रीफकेस बरामद हुआ जिसमें नोट और गहने भरे हुए थे। यह माल मिस्टर जगन्नाथ के लाकर से लूटा गया है। डाकुओं की गिरफ्तार का सारा श्रेय मदन को दिया गया। पुलिस ने एक तरफ उसे एक समारोह आयोजित करके मदन को सम्मानित किया। मिस्टर मदन, आपकी सूझबूझ और हिम्मत के कारण डाकुओं ने एक खतरनाक गिरोह का गिरफ्तार करवाया है, इसलिए आपको पुलिस डिपार्टमेंट आपका बहुत आभारी है। और बाद में जगन्नाथ मदन को अपनी ओर से 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया। थैंक यू यंग मैन, मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार करो। धन्यवाद। आखिर मैंने जासूस का कारनामा कर दिखाया। समाप्त दोस्तों।